नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा एक बार फिर से लेकर आया है इंडिया न्यूज ओपीडी। जी हां, आपका अपना ओपीडी, जहां आप घर पर बैठकर बेहतर इलाज पा सकते हैं। कोरोना से कैसे बचा जाए, पोस्ट कोविड के दौरान क्या सावधानी बरतें, इन्हीं सब सवालों के लिए आपके अपने चैनल ने इस खास मुहिम की शुरुआत की है। अगले 1 घंटे डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल हमारे साथ रहेगा। आप भी कोरोना महामारी से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगले 1 घंटे तक आप हमारे फोन नंबर 011-613-62137 पर फोन करके सीधे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करें इससे पहले हम आपको एक बार फिर से यही निवेदन करते हैं कि आप लोग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और जो भी लेख जारी किए जा रहे हैं उन पर जरा भी भरोसा ना करें। यह आपके लिए जानलेवा हो सकता है, क्योंकि कोरोना के हर मरीज की परेशानी अलग अलग है और कुछ लोग आपके मन में डर पैदा करना चाहते हैं। इसीलिए आप केवल डॉक्टर्स की सलाह पर ही दवा लें। ओपीडी की शुरुआत करें उससे पहले कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में आपको बता दें। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल में डेल्टा प्लस एंट्री कर चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया है। दुनिया के करीब 80 देशों में डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया है। कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट बहुत तेजी के साथ फैलता चला जा रहा है। फेफड़े की कोशिकाओं के रिसेप्टर से मजबूती से ये वेरिएंट चिपकता है और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रतिक्रिया में संभावित कमी आ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि डेल्टा प्लस का खतरा कितना ज्यादा है। इम्यून को बड़ी तेजी से चकमा देने में सक्षम है ये वेरिएंट और पहले से 60 गुना ज्यादा तेजी से संक्रमण फैलाता है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। पॉजिटिव शख्स 5 से 8 लोगों को इन्फेक्शन फैला सकता है। पुराने वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा गंभीर बीमारियों का ये कारण माना जा रहा है। हालांकि इस पर अलग अलग तरीके के रिसर्च अभी चल रहे हैं। संक्रमण होने के बाद अस्पताल में भर्ती होने का खतरा 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ जाता है। पहले वेरिएंट से 2 से 3% मरीज 2 से 4 दिन में अस्पताल में भर्ती होते थे, लेकिन डेल्टा प्लस की अगर हम बात करें तो 12% मरीज 3 से 4 दिन के भीतर अस्पताल में भर्ती करवाने होंगे। तो कितना खतरनाक है डेल्टा प्लस वेरिएंट, आप समझ सकते हैं। हम आपको एक ब्रीफ जानकारी दे रहे हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट है क्या, फिलहाल कहां कहां पर एंट्री कर चुका है, और स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ी चिंता जाहिर की है डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर। दुनिया के करीब 80 देशों में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिल चुका है। कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो देश भर में 40 जो केस हैं वो डेल्टा प्लस के सामने आ चुके हैं। तो भारत में भी इस वेरिएंट की जो एंट्री है वो हो चुकी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थिति आने वाले समय में बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकती है। आप सभी को समझने की इस समय बहुत ज़रूरत है, क्योंकि तीसरी लहर का पहले ही अंदेशा जताया जा रहा है। और ऐसे में सवाल यही है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट आगे जाकर भारत में कितनी तबाही मचा सकता है, कितना नुकसान कर सकता है। क्योंकि अभी तक का जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर हम शुरुआत में कोरोना के पहली वेव में और दूसरी वेव में अगर केसेस की बात करें तो इसी तरीके से केसेस की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अब चूंकि ये नया वेरिएंट है, इस पर स्टडी लगातार चल रही है, रिसर्च लगातार चल रहा है। कितना खतरनाक है अभी तक जो जानकारी मिल पाई है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डेल्टा प्लस के बारे में अभी तक किस तरीके की डिटेल है। तो इस वेरिएंट ने चिंता ज़रूर बढ़ा दी है, क्योंकि इम्यून को बड़ी तेज़ी से चकमा देता है डेल्टा प्लस वेरिएंट। अभी तक अगर मामलों की बात की जाए तो हालांकि सबसे ज़्यादा जो मामले हैं वो महाराष्ट्र से निकलकर सामने आए। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के 21 मामले निकलकर सामने आए हैं। और भारत की अगर हम बात कर लें तो 40 मामले अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट के भारत में सामने आ चुके हैं। पुराने जो वेरिएंट्स आए हैं, क्योंकि कोरोना लगातार अपना रूप बदल रहा है, नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, लेकिन पहले वेरिएंट्स के मुकाबले में अगर हम इस वेरिएंट की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक वेरिएंट माना जा रहा है। चूंकि जो डिटेल हम आपको बता रहे हैं, जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, उससे आप अंदाज़ा भी साफ तौर पर लगा सकते हैं कि कितना भयानक है डेल्टा प्लस वेरिएंट। और हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल जुड़ चुका है। डॉक्टर राज मेहता बाल रोग विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर राज मेहता, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर।
धन्यवाद। डॉक्टर सरबजीत थापर हमारे साथ जुड़ गए हैं, फिजिशियन हैं। डॉक्टर सरबजीत थापर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। डॉक्टर राज मेहता, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। अभी हम डेल्टा प्लस वेरिएंट पर चिंता जाहिर कर रहे थे, उसके आंकड़े बता रहे थे। हालांकि भारत की अगर बात की जाए तो देश भर में 40 मामले निकलकर सामने आए हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में स्थिति और ज़्यादा खराब हो सकती है और अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि जो कोरोना की तीसरी लहर होगी वो डेल्टा प्लस वेरिएंट से ही आएगी। तो ऐसे में आप बाल रोग विशेषज्ञ हैं, पहले ये भी सामने आया था कि बच्चों को बहुत ज़्यादा खतरा होगा। हालांकि इसको लेकर रिसर्च लगातार बदलते रहे, इसको लेकर कोई पुख्ता अभी तक जानकारी निकल कर नहीं आई है। आप बच्चों को इस लहर में कैसे देखते हैं अगर तीसरी लहर आती है? जी, तो ये वायरस जो है, कोरोना वायरस, ये लगातार म्यूटेट हो रहा है। इसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनमें लगातार वो चेंजेस करता रहता है सर्वाइव करने के लिए। ऐसे में नए-नए वेरिएंट्स का आना एक्सपेक्टेड ही था, परंतु भारत में क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, मेजर्स अप्लाई करना कई बार उतना फिजिबल नहीं होता जितना कि किसी और कंट्री में शायद हो। तो ऐसा देखा गया है कि इस तरह के वेरिएंट्स बीच-बीच में आने से फिर से एक नई पीक आने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में देखिए, हम लोग जब भी कोई एक इंसान दूसरे इंसान के कांटेक्ट में आता है, तो हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते कि हम किस वेरिएंट के कांटेक्ट में आ पाएँगे या नहीं आ पाएँगे। हमें सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें जनरल मेजर्स जो हैं अपनी बचाव के, वो सभी स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं और इन चीज़ों को लाइटली नहीं लेना है। यदि हम मास्क का उपयोग करेंगे, दूरी बना के रखेंगे और हैंड सैनिटाइज बार-बार करेंगे या साबुन से हाथ धोएँगे, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पिछले 2 पीक्स का भी हमने सामना किया है मिलके, इस पीक का भी हम सामना कर पाएँगे। तो बिल्कुल ये एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार ये जो वायरस है वो अपना रूप बदलता चला जा रहा है। डॉक्टर सरबजीत थापर, हालांकि इस डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर रिसर्च हो रहे हैं, अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आप किस तरीके से समझाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में? जी, जो ये डेल्टा प्लस आ रहा है, नया स्ट्रेन आ रहा है, इसके लिए हमें बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। पहले जब हम पहले जो वेव आई थी, सेकंड वेव आई थी, हम काफ़ी ज़्यादा आघात हुए, इससे काफ़ी ज़्यादा हमें दिक्कत आई। अब हमें सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि हम इससे बचे रह सकें, कहीं भी भीड़-भाड़ की जगह में इकट्ठे ना हों, अपने जो सरकार की है उसका पालन करें, अपने हाथ बार-बार धोएं, सैनिटाइज करें या लोगों की दूरी बना के रखें। इससे ही इन चीज़ों से बचाव है। जहाँ तक तो हो सके घर में रहें, बाहर ना जाएं, इधर उधर ना जाएं। जहाँ अपने काम की बात है, सिर्फ काम की लिए हमको अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो बाहर कम नहीं। मुझे ये देखते हैं कि डेल्टा वेरिएंट आ गई है, ये भाषा खतरनाक है। पहले 2-3 अब इसमें 8 से 10 का खतरा है, तो पहले से 3-4 गुना ज़्यादा हो सकता है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इससे सुरक्षित रहें, अभी भी अपने मास्क पहन के रखें, अपने हाथों को बार-बार धोएं, सैनिटाइज करें या दूरी बना के रखें। जो भी चीज़ हमें सरकार से हिदायतें मिलती हैं उसके साथ काम करें ताकि उससे बचा जा सके और इसके आने वाले खतरों से बचाव अपने आपको बचा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आने वाले समय में अब देखना ये होगा कि स्थिति किस तरीके से रहने वाली है, चूंकि लगातार कोरोना अपना रूप बदल रहा है और ऐसे में लोगों को सजग रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर राज मेहता, आप बच्चों के लिए किस तरीके के सजेशंस देना चाहेंगे पेरेंट्स को कि कैसे वो अपने बच्चों की केयर करें इस महामारी के समय में? जी, देखिए, बच्चों के लिए जो केयर है उसमें प्रेडोमिनेंटली सेम है कि हमें ध्यान रखना है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क का इस्तेमाल करें, अननेसेसरी बाहर जाने से बचें, जहाँ पे भीड़-भाड़ की जगह है वहाँ पे जाना अवॉइड करें। साथ ही हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चों को बचाने के लिए अभी आज की डेट में जब तक कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तब तक हमें कोशिश करनी है कि हम उनके आस-पास वैक्सीनेटेड लोगों का एक तरह से कहते हैं कि घेराव रखें, यानी कि हम अडल्ट वैक्सीन अगर हम जी, हमें कोशिश करनी है कि हमें जो अडल्ट्स हैं उनके आसपास उनकी टाइम पे वैक्सीनेशन करा लें। तो जितने भी हम वयस्क हैं, माँ-बाप हैं, दादा-दादी हैं या घर में और जो अडल्ट हैं जो 18 साल से ऊपर हैं और सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हैं, हम सब लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके हम लोग जो भी वैक्सीन अवेलेबल है, बिना ये चिंता किए हुए कि कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है,
हमें जल्द से जल्दी वैक्सीनेशन करा लेनी चाहिए। हमें घर में वायरस को आने से रोकने के लिए जब भी हम बाहर जाएं तो अपनी बेसिक प्रिकॉशंस का ध्यान रखें। घर में जब आए तो आते ही पहले हैंड वॉश जी। करें, मास्क अलग करें। तो इस तरह की बिल्कुल बेसिक प्रिकॉशंस रख के हम आराम से अपने बच्चों को इससे बचा पाएंगे। जी, डॉक्टर सरबजीत थापर, आपके पास मैं आना चाहूंगी। चूंकि अगर हम बात करें वैक्सीनेशन की तो लोगों के भीतर बहुत सारे सवाल हैं वैक्सीनेशन को लेकर, और अब एक और नया सवाल आ गया है कि जो तीसरी लहर आ रही है, जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, उसको लेकर वैक्सीनेशन कितना असरदार है? सभी को वैक्सीनेशन करानी चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन लोग हम सब कराने हैं, लगभग 90% वैक्सीनेशन रहती है। हम करोड़ आगे जो एक आदमी इम्यून है, अपने वैक्सीन लगा चुका है, तो उससे दूसरे को जो फैलने का खतरा है वो कम हो जाता है। यदि हम वैक्सीनेटेड रहते हैं, सब वैक्सीन करवा लेते हैं, कोई भी इसमें खतरा नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबको वैक्सीनेशन होना चाहिए। सब वैक्सीनेट हो जाएंगे, किसी लहर में हम काफी हद तक बचाव हो सकता है यदि हम वैक्सीनेशन अपने आप को करवा लेंगे। तो जैसे जिसका नंबर आता है समय पर, जिस जगह भी है आप अपने हिसाब से, उसमें ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, वहाँ जाकर अपना वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि वैक्सीनेशन के बाद हमें जो थर्ड वेरिएंट, जो थर्ड वेव आ रही है, उससे बचने का मौका मिलेगा। यदि बच्चों को किसी में थर्ड वेव में, जैसे मैंने बताया, यदि बच्चों में ज्यादा होती है, बच्चों को होता है, तो उसके आसपास भी इम्यून पर्सन है, हम सब वैक्सीनेटेड हैं, जो उसके माँ हैं, बाप हैं, या उसके परिवार वाले हैं, सारे वैक्सीनेटेड हैं, तो बच्चों को होने का खतरा काफी कम होता है। बलकार, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलकार, क्या सवाल है आपका? ऐसा है कि मैंने पिछले 7 तारीख को इंजेक्शन लगवाया था जी। हेलो जी। 7 तारीख में, पिछली 7 तारीख को इंजेक्शन लगवाया था जी। उसके एक दिन बाद जो है ना मुझे चक्कर हो गए और बीपी मेरा जो है ना सिर्फ 40 रह गया था। तो उसके बारे में पूछना चाहते थे अगर इंजेक्शन लगवाएं या ना लगवाएं। जी। भी है और बीपी डाउन होता है। डॉक्टर सरजीत, वैक्सीनेशन के बाद इनको कुछ इश्यूज आ रहे हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? अभी ये तो संभव है कि वैक्सीनेशन की वजह से ऐसा कुछ हो। ये कह रहे हैं 7 तारीख को लगाया था, आज आफ्टर 2 वीक, मतलब 2 हफ्ते के बाद इनको किसी भी कुछ होता है, एक बार डॉक्टर से सलाह लें, जो अपने डॉक्टर से उनसे दिखाएं, ये किसी और वजह से है या कोई और वजह इनके उसमें है, बॉडी में है, उस वजह से है, या वैक्सीनेशन वजह से होता तो उसी समय कुछ ना कुछ उसी हिसाब से होता है। क्योंकि अब इसमें 15 दिन बाद इनको ऐसा कुछ रिजल्ट आ रहा है, तो ऑलरेडी कोई और डिजीज हो, कोई और चीज हो, जिससे ये इलाज करवाएं, दिखाएं, एक बार फिजिशियन भी चेक करवाएं, ताकि ये पता लगे कि क्या करना। तो बिल्कुल आपको डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत है। देखिए, हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आपको कोई भी दिक्कत है कोरोना से जुड़ी, कोरोना के बाद पोस्ट कोरोना कोई इफेक्ट आपको नज़र आ रहे हैं, तो हमारे डॉक्टर्स के पैनल से आप अपना सवाल कर सकते हैं। आप कोशिश यही करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब आपको मिले। हमारे साथ डॉक्टर राज मेहता जुड़े हुए हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर राज मेहता, हम ये देख रहे हैं कि जो बच्चे कोरोना से ठीक होते हैं 2 से 6 हफ्ते के दरमियान, उनके भीतर एक बहुत ही गंभीर बीमारी एंटर कर जा रही है, और अभी उसको अगर बीमारी को की बात करें, उसको डायग्नोज किया गया है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के तौर पर। तो आप ऐसी बीमारी को लेकर किस तरीके से हमारे जो दर्शक हैं उनको बताना चाहेंगे कि बच्चे इससे सेफ रहें? जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस क्वेश्चन को लाने के लिए, क्योंकि मैं आज खुद इस बारे में जरा बात करना चाहता था। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, जो भी बाल रोग विशेषज्ञ हैं, अलग अलग एरियाज में काम कर रहे हैं, ये पाया जा रहा है कि बहुत से बच्चे इस बीमारी MIS के नाम से है, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, इसके द्वारा बीमार होकर और फिर आ रहे हैं हॉस्पिटल से दिखाने के लिए। ये जो MIS बीमारी है, एक्चुअली इसके अंदर जो शरीर है हमारा, जब वो कोरोना वायरस से एक्सपोज होता है तो बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है। वो एंटीबॉडीज जो है लगभग 15 दिन से लेके और 40 दिन के बीच में देखा गया है कॉमनली, कुछ बच्चों के अंदर, सिर्फ सभी बच्चों में नहीं है, ये कुछ ही बच्चों में पाया गया है। तो उसके अंदर इम्यून डिसरेगुलेशन की वजह से, यानी कि जो हमारा बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम है, एंटीबॉडी जो बना है, वो अपनी ही बॉडी के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देती है। इसके कारण बच्चों को इस प्रकार के लक्षण आते हैं। इसमें सबसे जो कॉमन लक्षण पाया गया है, आज ही इस सभी के बारे में डिस्कस हो रहा था, उसमें जो सबसे कॉमन लक्षण पाया गया है वो है बुखार। ज्यादातर बच्चों में बुखार जरूर पाया गया है। यदि किसी बच्चे को 3 दिन हो गए हैं, बुखार आ रहा है, तेज बुखार आ रहा है, तो ऐसे में उन्हें जरूर एक बार डॉक्टर से मिल लेना चाहिए।
हो सकता है ये MIS से जुड़े हुए लक्षण हैं। इनमें बिल्कुल। से जी। केवल कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जिनको एक्चुअली गंभीर रूप में लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि उनकी धड़कन बहुत तेज हो जाती है, या BP लो हो जाता है, या और अंग जैसे कि लीवर, किडनी, पेट, इस तरह के अंगों पे भी उसका इफेक्ट पाया जा रहा है। मैं साथ में जोड़ना चाहूंगा कि दर्शकों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टडीज में ऐसा पाया गया है कि ज्यादातर बच्चे जो इस बीमारी से ग्रसित हैं वो भी आम इलाज के साथ, यानी कि पैरासिटामोल या सपोर्टिव केयर जैसे इंट्रावेनस फ्लूइड जो हम एडमिट करके ग्लूकोज देते हैं, इस तरह के सपोर्टिव केयर से भी ठीक हो रहे हैं। जी। तो कुछ ही बच्चों में सीरियस रूप धारण हो रही है बीमारी, जिसमें हमें एडमिट करके ज्यादा दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, कभी कभी स्टेरॉइड्स या इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं, जो कि कॉस्टली भी हैं और बहुत जिसे कहते हैं कि सीरियस बीमारी के रूप में जब जरूरत पड़ती है तभी उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ ही बच्चों में वहां तक जाना पड़ता है, इसलिए घबराएं नहीं, परंतु सचेत रहें। यदि आपके बच्चे को 3 दिन से ज्यादा का बुखार है या धड़कन बहुत जी। तेज हो रही है या उसे घबराहट महसूस हो रही है, स्पेशली जो एडोलेसेंट एज के बच्चे हैं, 10-11 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, उनमें ये कंपैरेटिवली ज्यादा पाया गया है। छोटे बच्चों में भी आ रहा है, लेकिन उसमें आमतौर पर सिर्फ बुखार ही ज्यादा है, पर थोड़ा बहुत आ गया। सीरियस इलनेस जैसे कि BP लो होना या धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो जाना कंपैरेटिवली कम पाया गया है, तो डरे नहीं, देख रहे हैं। जी, बिल्कुल। डॉक्टर सरबजीत, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसका खतरा कितना ज़्यादा है और इससे किस तरीके से बचा जा सकता है? और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि तीसरी लहर में बच्चे संक्रमित होने की संभावना है, इस तरीके की कुछ बातें निकलकर सामने आई, लेकिन उसके पीछे अभी कोई फैक्ट नज़र नहीं आया है। लेकिन क्या हम उसको एक अनुमान के तौर पर देख सकते हैं, जिस तरीके से बच्चों में इस बीमारी ने अभी एंट्री की है, तो क्या तीसरी लहर का अनुमान? लहर में जो खतरा है या अनुमान लगाया जा रहा है कि ज्यादा होगा, तो ऐसा वो ज्यादा तेजी से फैलता है। जो पहले हमारे पास जो वायरस का संक्रमण था, वो वायरस को 3-4 आदमी को कट सकता था। डेल्टा वेरिएंट में 8 से 10 या 12 आदमी को कट सकता है, मतलब इसका इन्फेक्शन में खतरा 3-4 गुना ज्यादा है। इसमें बचने की ज्यादा जरूरत है, अपने आप उसको रखने की जरूरत है। ये बच्चों में ज्यादा वेरिएंट बताया जा रहा है, जैसे कि आजमाना तेल लगाया जा रहा है, ताकि बच्चों को ज्यादा संक्रमण करेगा। इसके लिए भी हमें पहले से सजग होना पड़ेगा, पहले से ही सारी मेडिसिन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, पहले से कुछ इंतजाम होने चाहिए कि सभी बच्चों को बचाया जा सके, किसी को भी अच्छी चीज हो किसी को बचाया जा सके। इसके लिए सबसे कारगर जो सबसे अच्छी चीज ये है कि पहले सबको वैक्सीनेट कर, जो सारे एडल्ट जो 18 से जो आजकल हमारे चल रहा है इस अभियान के तहत, उनको सबको वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए। सबको वैक्सीन होने से इस खतरे को काफी हद तक टाला जा सकता है, काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो ये सारे वैक्सीनेट हो जाएंगे। फिर अपने हिसाब से जैसे मास्क का प्रयोग करो, जो की दूरी रखो, और बार बार हाथ धो, सैनिटाइज करो। इससे भी कहीं ना कहीं इसका जो आने का खतरा है वो काफी कम हो जाएगा। जहाँ तक बच्चों का सवाल है, बच्चों को याद होने की बात है, तो उनके पास यदि वैक्सीनेटेड बंदे रहेंगे तो फिर इनका खतरा जो है कम होगा। बच्चों को ये काफी हद तक टाला जा सकता है कि बच्चों को इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि उनके आसपास जो बंदे हैं वो इम्यून है, उनको पहले ही कोरोना की इम्यूनिटी है, तो कोरोना उस घर में या उस जगह पर प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए बच्चों को बचाया जाए। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं लोगों को बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है। डॉक्टर राज, अगर बात की जाए डेल्टा प्लस वेरिएंट की, तो देखिए लगातार कोरोना तो अपना रूप बदल रहा है। ऐसे में हम जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपना रहे हैं, उसमें भी क्या कोई तब्दीलियों की ज़रूरत है, या फिर जो अभी कोरोना के नियम चल रहे हैं क्या उतना ही काफ़ी रहेगा? अगर तीसरी लहर आती है, डेल्टा प्लस वेरिएंट अपना भीषण रूप लेता है, तो ऐसे में हमें कितना बदलने की ज़रूरत है इस वेरिएंट के हिसाब से? देखिए, जब पहली वेव आई थी इंडिया में, पहली बार एंट्री हुई थी, तब तक बहुत ज्यादा डाटा अवेलेबल नहीं था। तो हम लोगों को लगता था कि शायद सरफेस कॉन्टेक्ट से हमसे जो चीजों के छूने से भी फैलता है, सैनिटाइज की जा रही थी चीजें बार बार। पर धीरे धीरे समझ में आया कि ये मेनली ड्रॉपलेट हवा के थ्रू फैल रहा है। तो ऐसे में हमें उसी से रिलेटेड प्रिकॉशंस पे ही ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो हैंड हाइजीन मेंटेन करना, मास्क ठीक से लगाना, जहाँ तक हो सके भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाना, अननेसेसरी बाहर नहीं निकलना। यदि हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो सेकंड वेव और थर्ड वेव में मुझे नहीं लगता कि कोई अलग से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में चेंज लाने की जरूरत है। हाँ, एक ही जरूर है कि क्या हम लोग एक्चुअली कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अभी भी कर रहे हैं, कि देख रहे हैं हम लोग कि बाहर जो लोग जिस तरह से मार्केट में जा रहे हैं, जिस तरह से बाकी चीजें ओपन हो रही हैं, तो लोग भीड़ बढ़ती जा रही है सड़कों पे दिन ब दिन। क्या हम लोग जायज हैं इस चीज में?
तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जो प्रिकॉशंस हमें बताए गए हैं, साइंटिफिकली प्रूवन है, उन पे बिल्कुल ज़्यादा फोकस बिल्कुल करें। आप सही कह रहे हैं डॉक्टर राज, क्योंकि हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जिस तरीके से केसेस कम हुए हैं, लोगों की लापरवाही उतनी ही ज़्यादा बढ़ गई है। हम देख रहे हैं बाज़ारों में भीड़ है, लोग बिल्कुल भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कोविड ओपीडी के जरिए आपके सवालों का जवाब भी मिले और साथ ही साथ आप जागरूक भी हों कि कोरोना को लेकर आपको इतना हल्के में कोरोना को अभी नहीं लेना है, चूंकि तीसरी लहर का अंदेशा जताया गया है। अभी इसको लेकर स्थिति साफ नहीं है कि ये तीसरी लहर कब आएगी, कैसे आएगी, लेकिन आपको सचेत रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर सरजीत, अभी भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, अभी भी लापरवाह नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये लापरवाही जो है आगे आने वाले समय में कितनी भारी पड़ सकती है? जी, इसमें तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। जो लापरवाही बरत रहे हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। हमें तो कोरोना से बचना है, ये बात बहुत जरूरी है कि आप इस बात को समझो। लोग इस बात को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि कोरोना से बचना है। बचने के लिए हमें मास्क पहनना है, हमें दूरी बना के रखनी है, हमें 2 गज की दूरी जरूरी है, हमें कहीं भी भीड़ भाड़ के इलाके में नहीं जाना है। ये बात समझ में आ जाने से तभी हम कोरोना की लहर से बच सकते हैं। यदि इसी तरह हम चलते रहे कि बाजार में भीड़ भाड़ है, या कहीं उसमें सब्जी मंडी में चले जाते हैं वहाँ भीड़ है, या कहीं कोई फंक्शन हो रहा है, कहीं शादी हो रही है तो टाइम में सारे इकट्ठे होकर चलते हैं, ये एक कोरोना को इन्विटेशन देने वाली बात है कि आप कोरोना को लेने के लिए जा रहे हो बाहर। ये काम नहीं होना चाहिए ताकि हम थर्ड वेव से बच सकें। अपने आप को बचाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप संयम रखें और ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहें, घर से ना निकले। जब आदमी घर पे रहेगा तो उसको कोरोना होने का खतरा उतना ही कम है जो आदमी बाहर घूम रहा है। यदि आप बाहर जाते हो तभी कोरोना आ सकता है। यदि बाहर नहीं जाओगे, किसी से नहीं मिलोगे, कम से कम निकलो, बहुत जरूरी होने पर ही निकलो, अदरवाइज घर में रहो तो ही कोरोना से बचा जा सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोरोना के नियमों का पालन करना होगा और वरना ये खतरा और ज़्यादा गंभीर हो सकता है। डॉक्टर राज, वैक्सीनेशन तो बहुत ज़रूरी है ही है, लेकिन साथ ही साथ बच्चों की इम्यूनिटी को इस वक्त पे बहुत ज़्यादा बूस्ट करने की ज़रूरत है। तो आप जो भी पेरेंट्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि कैसे वो अपने बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, कैसे उनकी केयर करें? जी, बहुत ही जायज़ सवाल है और सभी पेरेंट्स को मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि लॉकडाउन को लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है। सभी बच्चे 1 साल से ज़्यादा समय से अपने घर में ही बंद हैं। तो आप लोग प्लीज़ ये ध्यान दीजिए कि घर में जितना हो सके उनको एक्टिविटी में एंगेज करें। सारा टाइम वो टीवी मोबाइल पे ना रहें, क्योंकि एक ही जगह पड़े रहने से और लेटे रहने से इम्यूनिटी पे नेगेटिव असर पड़ते हैं। एक्टिव लाइफस्टाइल होना ज़रूरी है। कम से कम घर में, छत पे या गली में जितना हम यूज़ कर सकते हैं उस स्पेस को, ताकि उनको थोड़ा-सा एक्टिवली एंगेज करें। दिन के समय में बाहर निकलें, कमरों के अंदर ना बंद रहें। तो धूप का फ़ायदा उठाइए, धूप में विटामिन डी मिलता है जिससे कि इम्यूनिटी बढ़ती है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डाइट। तो डाइट के अंदर ऐसा कोई मैजिक रेमेडी नहीं है इम्यूनिटी के लिए, लेकिन चीज़ें हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प कर सकती हैं। जैसे कि यदि हम हरी सब्जियाँ, फल, इनका जो नेचुरल चीज़ें हैं इनका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इम्यूनिटी बढ़ने में मदद मिलेगी, इससे हमें विटामिन मिनरल्स मिलते हैं ज़रूरी। दूसरा, यदि हम दूध, दही, पनीर, अंडा इनका इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमें हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है। दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादा, जैसे स्प्राउट, चने और भी दाल लेके खा सकते हैं, गुड़ चना ले सकते हैं। इनसे भी इम्यूनिटी बढ़ाने में हमें मदद मिलती है। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें नेगेटिव माइंडसेट दूर रहना है। तो जितना हो सके हमें पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है, अपने फैमिली टाइम में निकालना है और जितना हो सके नेगेटिव न्यूज़ से या नेगेटिव घटनाओं से थोड़ा-सा बच के रहना है। हमें कोशिश करनी है कि हमें एज़ ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न जैसे मीडिया, डॉक्टर्स, हमारा भी फर्ज़ बनता है कि हम लोगों तक पॉजिटिव पहुँचाएँ और पेरेंट्स भी कोशिश करें कि घर में नेगेटिव माहौल ना बने, थोड़ा पॉजिटिव माहौल ही बना के रखें। आई थिंक ये 3 से अगर हम काम करेंगे तो इम्यूनिटी बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। बिल्कुल डॉक्टर राज, आप बहुत सही कह रहे हैं। चूंकि लोगों को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना ही रखना है, साथ ही साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी बहुत ख्याल रखना है। डॉक्टर सरजीत, हमने देखा दूसरी लहर में भी कि लोगों के दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। जो लोग स्वस्थ थे वो भी अपने आप में इतने ज़्यादा फियर के शिकार हो गए कि गंभीर मानसिक बीमारियों से अवसाद में चले गए। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे लोग मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, अपने आप को फिट रखें? जी, ये सबसे पहली बात ये है कि आप स्ट्रेस में अपने आप को बचाएं, स्ट्रेस ना हो, स्ट्रेस से अपने आप को बचाएं और जो भी नेगेटिव न्यूज़ है वो कम सुने, ना सुने, नेगेटिव न्यूज़ पर ध्यान ना दें। यदि आप नेगेटिव न्यूज़ पर ध्यान देते हो तो दिक्कत आती है।
यदि दूसरा है कि यदि आप कहीं भी आपको लगता है कि हुई है, बुखार है या कोई और चीज हुई है, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। ये बेशक कि आपने क्वेश्चन से किसी और से पूछने के बजाय एक डॉक्टर से संपर्क करो, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके और सही आपका बचाव हो सके। अपने दिमाग में ऐसी कोई बात ना लाए कि ये हो गया, आप पता नहीं क्या करना है, बुखार हो गया या खांसी होगी, पता नहीं जैसे कोरोना हो गया, क्या करूँ मैं इसका। बट ये है कि यदि कुछ भी होता है आपको, आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। इसको ऐसे ना छोड़ें कि हो गया तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ही आप डॉक्टर से सलाह लेंगे, डॉक्टर आपको बताएंगे, उसके हिसाब से आपको अच्छा इलाज करा पाएंगे। कभी भी अपने दिमाग में ऐसी बात ना लाएं। ये बिल्कुल एक पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़रूरी है और हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप भी अगर कोरोना से जुड़ा कोई सवाल है तो हमसे पूछ सकते हैं। पोस्ट कोविड कोई इफेक्ट आपको आ रहा है उसके बारे में आप सवाल कर सकते हैं। चूंकि अब डेल्टा प्लस का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देश की अगर बात करें तो मामले बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन कई जो राज्य हैं वहां पर स्थिति खराब देखी जा रही है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से 21 मामले सामने आए हैं, महाराष्ट्र में पहले भी केसेस बहुत ज़्यादा थे, पहली लहर और दूसरी लहर में भी, तो ऐसा ही खतरा अलग अलग राज्यों में पैदा ना हो, इसके लिए सचेत रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता भी रहे हैं कि ये वेरिएंट्स कितने खतरनाक हैं और दूसरी लहर की बजाय तीसरी लहर अगर आती है तो उसमें खतरा कितना बड़ा है। इम्यून को बड़ी आसानी से चकमा दे सकता है डेल्टा प्लस वेरिएंट। पहले माना यह जा रहा था कि जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो लोग कहीं ना कहीं बच सकते हैं, लेकिन सवाल अब यही है कि इम्यूनिटी स्ट्रांग होने के बावजूद अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट हम पर अटैक करता है तो हम कैसे बचें? डॉक्टर राज मेहता। जी, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग कोई स्पेशल तरीका नहीं है वेरिएंट के हिसाब से अपनी प्रोटेक्शन का। ऐसा हमें पहली कोशिश ये करनी है कि हमें कोई भी कोरोना ना लगे, चाहे वो माइल्ड वेरिएंट हो या सीवियर वाला। तो जो बेसिक प्रिवेंशन मेजर्स हैं उनका ध्यान रखिएगा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखिएगा। इनकेस यदि फिर भी हम कोरोना से एक्सपोज हो जाते हैं तो जैसे सेकेंड वेव में मैंने सबको बताया, अभी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कोरोना के टेस्टिंग से डरिए नहीं। तो देखा गया है कि लोग टेस्टिंग कराने से डरते हैं, या हमें लगता है कि टेस्ट करा लेंगे तो भी इलाज तो यही करना है, फिर हमें क्यों टेस्ट कराना है, तो हो ही जाएंगे। तो ये जो लापरवाही है ये चीज़ों को डिले कर देती है। यदि आपको सिम्टम्स में आराम नहीं आएगा, फिर आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे, आप टेस्ट के लिए जाएंगे, तो इसमें 1-2 दिन और एक्स्ट्रा खराब हो जाएंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सिम्टम्स हैं और कोरोना की पीक चल रही है तो उस टाइम पे प्लीज़ जाके टेस्ट कराइए और जल्दी से जल्दी अपने दुश्मन को पहचानिए कि कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है, तो दैट कि अपने परिवार के बाकी लोगों को, समाज के बाकी लोगों को भी हम इन्फेक्शन फैलने से बचा सकें। लेकिन है कि अगर यदि बेसिक सिम्टम्स हमें पता लगे, जैसे कि अगर बुखार तेज आ रहा है या 3 दिन हो गए हैं रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है दवाई के बावजूद भी, तो प्लीज़ जाके अपने फिजिशियन से मिलिए, अपने डॉक्टर से मिलिए और जाके उन्हें बताइए जो भी लक्षण है उस हिसाब से उन्हें क्या ट्रीटमेंट चेंज करने की ज़रूरत है या कोई और टेस्ट की ज़रूरत है। तो घर पे बैठ के उसे मौके को वेस्ट मत करिए, जाके अपने डॉक्टर से सलाह कीजिए, सिर्फ एक दूसरे की थेरेपी को कॉपी पेस्ट मत कीजिए। बिल्कुल डॉक्टर राज, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये भी है कि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है इसका जो नेचर है उसको देखते हुए किस तरीके के लक्षण हो सकते हैं और ये खतरा कितना बड़ा हो सकता है आगे आने वाले समय में? जी, डेल्टा प्लस वेरिएंट है, इसमें कंपैरेटिवली देखा गया कि इन्फेक्टिविटी और मोर्टेलिटी ज़्यादा है, इसीलिए ये फैलेगा जल्दी। तो यदि हम देर करेंगे तो शायद तब तक हम परिवार के बाकी सदस्यों को भी एक्सपोज कर चुके होंगे। तो इसमें अलग से इलाज में ज़्यादा वेरिएशन शायद नहीं आएंगे। अभी जो ड्रग्स अवेलेबल हैं उन्होंने सेकेंड वेव में हमारी मदद की है, तो सेम ड्रग्स आई थिंक यही चलते रहेंगे। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने सिम्टम्स को जल्दी पहचान के जल्दी आइसोलेशन में जाएं और यदि अगर सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो समय पे अपने डॉक्टर की हेल्प लें और अपनी बॉडी के हिसाब से जो ट्रीटमेंट प्लान है, जैसे कि एक एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहूँगा कि सेकेंड वेव में हमने देखा कि बहुत लोग अपने डायबिटीज़ को लेकर अनअवेयर थे, तो उनका शुगर बढ़ रहा था, 200-300 तक था और उन लोगों को पता नहीं था कि हमें शुगर बढ़ा हुआ है। डॉक्टर्स ने जब ये चीज़ पहचाननी शुरू की तो उन्होंने सबको रिकमेंड करना शुरू किया कि शुगर भी चेक कराइए। परंतु बहुत लोग जो घर पे ही अपने बुखार का इलाज ले रहे थे या डॉक्टर से नहीं मिल रहे थे, उनमें से कई लोगों ने ये शुगर बढ़ी हुई जो दिक्कत थी इसको इग्नोर किया या इन्हें पता ही नहीं चला, जिसके कारण से बाद में जब उनकी बीमारी ज़्यादा गंभीर हो गई तो उनको ठीक करने के लिए आईसीयू की आवश्यकता पड़ी या ज़्यादा हो गई। ऐसे कई केसेस को जानता हूँ जहाँ पे शुगर बढ़े होने की वजह से
उनके कोविड के आउटकम खराब निकले हैं या इनकी वो कोविड से नहीं जीत पाए। कई ऐसे भी केस थे जहाँ पे शुगर बढ़ी हुई थी और क्योंकि उन्हें समय पे पता चल गया तो उन्हें बिना आईसीयू में जाए, हालांकि उनसे गंभीर हालत हुई थोड़ी सी, लेकिन फिर भी बिना आईसीयू के भी वो ठीक हो पाए क्योंकि उन्हें समय रहते पता चल गया था कि शुगर है और उन्होंने इंसुलिन की जी। थेरेपी या अपना बेसिक कंट्रोल है उन्होंने ठीक से किया। अपने लक्षणों को समय पे पहचानिए, इग्नोर नहीं कीजिए और प्रॉपर प्लान से थेरेपी कराइए। इस तरह से सिर्फ क्योंकि एक इंसान ने कोई दवाई खाई और वो ठीक हो गया, जरूरी नहीं है कि आपको भी वही दवाइयाँ काम आएंगी। बिल्कुल कोशिश यही की जा रही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए, वैक्सीनेट किया जाए ताकि वो इस खतरे से बच सकें। डॉक्टर सरजीत, देखिए कोशिश यही हो रही है कि एंटीबॉडी बने लोगों के भीतर, लेकिन विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि एंटीबॉडी जो है वो इम्यूनिटी का केवल मार्कर नहीं माना जा सकता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि केवल एंटीबॉडी बन जाना इतने खतरनाक वेरिएंट से बचने का एक तरीका हो सकता है? जी, यदि आदमी ठीक से मुक्त रहे और खाद में ठीक रखे, एक अपना पौष्टिक आहार ले, संतुलित आहार ले, समय से खाना और सब कुछ ठीक रखे तो इससे बचा जा सकता है। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने का तरीका यही है कि आप सही टाइम पे और सही खाना खाएं। उसके बाद यदि आपको इसका खतरा है, ज़्यादा इसमें खतरा है आपको कि कोई भी अपने आसपास होगा पे ज़्यादा संक्रमित है, अपने आप को बचाओ। यदि जैसा डॉक्टर ने बताया कि यदि आपको डायबिटीज है, शुगर है या कोई और कोमोर्बिडिटी है, किडनी की जो डिजीज है, तो अपने आप को सबसे ज़्यादा बचाने की जरूरत है। अभी जरूरत यह है कि अभी जिसको कोमोर्बिडिटी डिजीज है, जैसे डायबिटीज है, हार्ट अटैक, हार्ट की डिजीज है, कोई और डिजीज है, अपने डॉक्टर की सलाह लेके अपना वैक्सीनेटेड करवाएं। सभी को वैक्सीनेट करना जरूरी है। जो कोमोर्बिड डिजीज के साथ है, जिनको पहले शुगर है, उनको तो बहुत जरूरी है कि पहले वैक्सीनेशन करवा लो ताकि आगे इस खतरे से बचा जा सके। ये जरूरी है कि आप अपने आप को बचाओ ताकि अपने आप को आगे जो थर्ड वेव है उसमें आपको तो ज़्यादा इफेक्ट ना हो। थर्ड वेव जैसे बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, तो हमें उतना ही सजग, उतना ही ज़्यादा अपने आप को बचाने के लिए ज़्यादा सजगवार की, ज़्यादा अपने आप को अपनी अपेक्षा होती है कि हम सबसे ज़्यादा अपने आप को ठीक रखें। वैक्सीन लगाकर, अपने आप को भागना लगाकर, अपने आप को अपने इसमें जो सराउंडिंग है सबको वैक्सीनेशन करवा के अपने आप को ठीक रखें। बिल्कुल, बचाव बहुत ज़रूरी है। झज्जर से हमारे साथ एक दर्शक रामफल जुड़ गए हैं। रामफल जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है मैडम कि मेरे को जो है ना शुगर भी है, बीपी है और सांस की बीमारी है, तो मैं वैक्सीन लगवा सकता हूँ? डॉक्टर सरजीत, आप जवाब देंगे इन्हें? कई तरह की बीमारियां हैं, लेकिन इनका सवाल यही है कि क्या ये वैक्सीन ले सकते हैं? जी जी जी, यदि आपको शुगर है आप वैक्सीन ले सकते हो। यदि आपको बीपी है तो आप एक बार हार्ट में फिजिशियन चेक करवाइए, बीपी की वजह क्या है, उसके बाद भी वैक्सीनेशन हो सकता है। वैक्सीन में कोई दिक्कत नहीं है बीपी में। यदि कोई और डिजीज है, टाइफाइड डिजीज बता रहे हैं, ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाइटिस है या कोई और डिजीज है, एक बार अपने फिजिशियन सलाह लेके इंजेक्शन लगा सकते हैं। इंजेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, बीमारी इंजेक्शन लग सकते हैं, पर एक बार फिजिशियन सलाह लीजिए ताकि यदि कोई अंडरलाइन डिजीज है आपकी दवाई ले रही चीज़ों के लिए, उसके लिए क्या करना है। अदरवाइज इन बीमारियों में इंजेक्शन लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत। तो बिल्कुल वैक्सीनेशन को लेकर इनका सवाल था। तो देखिए, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आपका जो भी सवाल है आप हमारे डॉक्टर से पूछ सकते हैं। एक खास पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है और हमारी कोशिश यही है कि आपके हर सवाल का जवाब दिया जाए। डॉक्टर राज मेहता, बच्चों का अगर हम स्पेशली जिक्र लगातार कर ही रहे हैं, ऐसे में बच्चे पहली लहर में और दूसरी लहर में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा संख्या में इन्फेक्ट नहीं हुए, इसीलिए अंदेशा कहीं ना कहीं ये जताया जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चे जो हैं वो ज़्यादा संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। तो कैसे बच्चों को ज़्यादा खतरा हो सकता है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, शुरू में इस तरह की कुछ एंटिसिपेशन थी कि शायद बच्चे इस पर ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। जैसे जैसे इस टॉपिक पे और डाटा बाहर आ रहा है, ये काफ़ी हद तक अब आई थिंक सब लोग मान रहे हैं कि बच्चे डिस्प्रोपोर्शनेटली, यानी कि बहुत ज़्यादा हद तक कि भाई अडल्ट कम इन्वॉल्व और बच्चे ज़्यादा हो जाएं, ऐसा शायद नहीं होगा। हाँ, जिस तरह से हर लहर के अंदर देखा गया है कि लगभग 25% जो पेशेंट हैं वो बच्चे हैं, इसी प्रकार इस लहर में भी यही अंदेशा है कि टोटल जितने भी केस इन्फेक्ट होंगे उनमें से लगभग 25% के आसपास 20 से 25% बच्चे हो सकते हैं। पर यहाँ पे हमें ये चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ऐसा थोड़ा सा ना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं शायद हम। पिछली लहर के अंदर भी हमें लगा कि बच्चे शायद कम इन्वॉल्व हुए हैं, पर जिस तरह से अब पोस्ट कोविड यानी कि एमआईएस के बच्चे आ रहे हैं, ये पता लग रहा है कि एक्चुअली बच्चे भी इन्फेक्ट हुए हैं।
जस्ट बिकॉज कि वो थोड़ा घर पे बैठे हैं, क्योंकि वो बाहर कम निकले हैं, तो उनका नंबर थोड़ा कम है अडल्ट के मुकाबले में। लेकिन बच्चे भी इन्फेक्ट हुए हैं, वो पूरी तरह से सेफ नहीं है अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे। तो जो अडल्ट हैं, यानी कि हम व्यस्क हैं, जो बाहर जाते हैं, काम करते हैं, लोगों से मिलना जुलना पड़ता है, ऐसे लोगों को हमें पहले ध्यान रखना होगा कि हम अपनी वैक्सीनेशन कराएं और अपना ध्यान रखें, ताकि हमारे बच्चे इन्फेक्ट नहीं हो। दूसरा, स्पेसिफिकली ये देखा गया है कि अ, जो ये सारा थर्ड वेव की जो प्रिपरेशन चल रही है, उसमें बच्चों के लिए वैसे भी खास फोकस रखा जा रहा है, परंतु अवेयरनेस ही सबसे बड़ी चीज है। अभी जिस तरह से MIS के केसेस निकल के आ रहे हैं, हम जो करते हैं, तो कई बार ऐसा पाया गया है कि पेरेंट्स को या पेशेंट को ये पता ही नहीं है कि वो कोरोना से एक्सपोज हो चुके हैं। जब उसके लक्षण बहुत प्रोमिनेंट होते हैं और डॉक्टर्स जांच कराते हैं और उसमें कोविड एंटीबॉडी पॉजिटिव आ जाती हैं, तब जाके बहुत से पेरेंट्स इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, शायद हमारे बच्चे को कोविड से एक्सपोजर हो गया है। अदरवाइज जब तक एंटीबॉडी की रिपोर्ट नहीं आती, कई बार बहुत से पेरेंट्स इंसिस्ट करते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा तो घर पे ही था, मे भी 1 महीने से हम तो कहीं गए ही नहीं है, या ये बाहर का भी कुछ नहीं जाता है या खाता है, तो इसे कहाँ से कोरोना लग जाएगा, इसे तो खांसी बुखार भी नहीं हुआ था। बट क्योंकि बच्चों में एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन का रेट ज्यादा है, बहुत से ऐसे बच्चे भी हमारे पास अभी MIS के केसेस आ रहे हैं जहाँ पे एक्चुअली बच्चों को कोई लक्षण कोरोना के टाइम पे नहीं था, बल्कि अब MIS के लक्षणों के टाइम पे वो ज्यादा सीरियस है, या उन्हें बुखार बहुत तेज है, या जो बड़े बच्चे हैं कभी कभी धड़कन तेज है या BP लो है। परंतु जब वो एक्चुअली उनको कोरोना से फर्स्ट टाइम एक्सपोज हुआ होगा 15 दिन से या 1 महीना पहले से, उस टाइम पे उन्हें कोई खास लक्षण नहीं आए थे, जिसके जी। कारण पेरेंट्स ने वो मिस कर दिया था। जयपुर से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, नंदलाल। नंदलाल जी, क्या सवाल है आपका? नंदलाल जी, आप अपना सवाल पूछिए। लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं अपने अपने सवालों के साथ, और कोशिश हमारी यही हो रही है कि आपके हर सवाल का जवाब भी आपको मिले। डॉक्टर सरजीत, देखिए, हम इम्यूनिटी पर बात कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इम्यूनिटी के बारे में खास नॉलेज ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि उनका इम्यूनिटी लेवल जो है वो कैसे जज किया जा सकता है। इन सब सवालों को लेकर बड़ा साधारण सा मेरा सवाल है आपसे, चूंकि बच्चों का यह जिक्र हो रहा है तो पेरेंट्स बहुत आसानी से समझ सकें, इम्यूनिटी लेवल को कैसे पहचाना जा सकता है, कि कैसे इम्यूनिटी आपकी लॉ है ये पता हो पेरेंट्स को भी, ताकि वो भी अपने बच्चों के लिए कोशिशें कर सकें। देखिए, ऐसा है कि इम्यूनिटी लेवल है वो आदमी के अंदर हर एक चीज़ बहुत पता होता है। लगभग ये रोगों से लड़ने की क्षमता है आदमी की, खुद की रोगों से लड़ने की क्षमता। हमारी बॉडी में जैसे एक इंडियन आर्मी होती है, तो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं जो लोगों से, जो बाहर की आई चीज़ों से लड़ते हैं। ये इम्यूनिटी है, अलग अलग तरह की होती है, IgG, IgM सेल्स। तो इनमें क्या होता है कि जो पर्टिकुलर जैसे इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन लगाने के बाद उसके अगेंस्ट पर्टिकुलर एक इम्यूनिटी बढ़ जाती है। इसी को हम जब दोबारा से उसको दूसरा वैक्सीनेट करते हैं तो उसको कन्फर्म हो जाती है। मतलब बॉडी के अंदर इतनी क्षमता हो जाती है कि जो भी वैसा वायरस, इसी तरह का वायरस जो हमने इंजेक्शन लगाया है वैसा आएगा तो बॉडी से लड़ने में सक्षम होगी। जो आप बच्चों की बात कर रहे हो, खाने पीने की बात है, बच्चों को ठीक रखने की बात है, इम्यूनिटी बच्चों के अंदर रखने की बात है। जो भी मौसमी फल होते हैं, जैसे सर्दी के मौसम में जो सब्जियाँ, सर्दी के मौसम में जो फल, गर्मी के मौसम में जो फल सब्जियाँ मौसम के हिसाब से आती हैं, मौसम के हिसाब आती हैं, जहाँ पैसे एरिया में उसी एरिया के हिसाब से वो सभी चीज़ें खाने से बॉडी अपने आप को उसी हिसाब से ढाल लेती है। यदि बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ानी है तो बॉडी की इम्यूनिटी के लिए संतुलित आहार लेना जरूरी है। इस संतुलित आहार में आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट उसी मात्रा में, उसी प्रोपोर्शन में लोगे तो ये सब कुछ ठीक बढ़िया बनता है, बॉडी की इम्यूनिटी बनी रहती है। बॉडी की इम्यूनिटी बनाने के लिए स्ट्रेस भी बहुत अच्छा, मतलब वो सब स्ट्रेस मुक्त रहे आदमी। यदि स्ट्रेस में रहेगा, मानसिक तनाव रहेगा तो भी इम्यूनिटी में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। आप मेंटली स्ट्रेस बिल्कुल ठीक ठाक रहो, खाना पीना ठीक रखो, अपने आप को थोड़ा घूमने जाओ, डेली काम करो, डेली थोड़ी मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक कुछ करो, तो इससे थोड़ा सा आदमी को थोड़ा स्ट्रेस से कम रहता है, तो आदमी ठीक से रहता है, उसकी इम्यूनिटी बनी रहती है। यही कारण है कि आदमी अपने आप को ठीक रखता है और लोगों से लड़ने की क्षमता आदमी बनी रहती है। सोनीपत से रामदयाल एक दर्शक हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं। क्या सवाल है रामदयाल जी आपका? राम मेहर है जी, रामदयाल नहीं, राम मेहर। हाँ जी, मेरा सवाल है जी, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, शुगर है और BP है, क्या मैं इंजेक्शन लगवा सकता हूँ? डॉक्टर राज, सवाल का जवाब देंगे आप? जी रामया जी, बिल्कुल आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं। जब भी आप वैक्सीनेशन कराने जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ी देर वैक्सीनेशन के बाद रुकिएगा जरूर, ताकि यदि आपको कोई लक्षण आने लगते हैं तो वो समय पे संभाल सकें। परंतु ऐसा आपके लिए एक्चुअली
ज़्यादा ज़रूरी है वैक्सीनेट कराना, बिकॉज़ जिनको भी साथ में कोमोर्बिड कंडीशन जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उनको ज़रूर वैक्सीनेशन कराना चाहिए जल्द से जल्द। तो वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के भीतर बहुत सारे सवाल हैं कि उनको कोई दिक्कत है तो क्या वो वैक्सीन ले सकते हैं। तो ऐसे में हमारे डॉक्टर्स आपको सलाह दे रहे हैं कि जब भी अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा गंभीर दिक्कत नहीं है, कोई एलर्जी है, तो आप एंटी एलर्जी टैबलेट भी ले सकते हैं और ऐसी जगहों पर आप वैक्सीनेशन करवाएं जहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट की सुविधा भी हो, ताकि डॉक्टर्स वहाँ पर अवेलेबल हों। कोई कॉम्प्लिकेशन अगर आपके भीतर आता है तो वो वहाँ पर उनको टैकल करने के लिए मौजूद हों। ऐसी जगहों को आप वैक्सीनेशन सेंटर के तौर पर चुनें। डॉक्टर सरबजीत थापर, वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत लोगों को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं। ऐसे में लोगों के भीतर एक डर भय भी बन जाता है कि वैक्सीन उन पर कितनी असरदार है। अगर बुखार आ रहा है, कोई और दिक्कत आ रही है, तो क्या वैक्सीन उन पर असर कर रही है? इस तरीके के सवाल भी सामने आते हैं। यदि वैक्सीनेशन होने के बाद मामूली बुखार होता है या उस जगह पर हल्का दर्द होता है जहाँ इंजेक्शन लगा है हाथ में, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। या बुखार आता है 1 दिन के लिए या 2 दिन के बुखार आ सकता है वैक्सीनेशन के बाद। और कई बार तो ऐसा होता है कि कहीं तो बुखार भी नहीं आया, ना फिर दर्द हुआ, वैक्सीनेशन हो गया, ये भी एक अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यदि किसी को बुखार आ जाता है तो भी कोई बात नहीं, इसमें हम जैसे ही वैक्सीन देते हैं उसका टेबलेट लेते हैं, पैरासिटामोल की टेबलेट हैं, वो साथ लेनी होती हैं। यदि बुखार आ जाए तो वो गोली ले लो, उससे ठीक हो जाता है। यदि कोई इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन है, जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ हमारे डॉक्टर्स होते हैं, वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव होती है। इमीडिएट की कॉम्प्लिकेशन ये भी बहुत कम होती है, लाखों करोड़ों में एक आध होती है। ये कॉम्प्लिकेशन बहुत कम होती है। किसी को वैक्सीन लगाने के बाद कोई रिएक्शन हो जाए, किसी को रिएक्शन होती है बॉडी को, तो उसके बाद किसी को ऐसी बात होती है उसको भी संभाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी समय उसको मैनेज किया जाता है, हमारे डॉक्टर वहीं होते हैं। यदि किसी को रिएक्शन होती है उसी समय उसकी इंजेक्शन लगा के दवाई दिए तो उसको ठीक किया जा सकता है। वैक्सीनेशन में लगाने की जरूरत नहीं है, एक अच्छे से वैक्सीनेशन सेंटर में जाइए, इंजेक्शन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सरबजीत। डॉक्टर राज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने जाना कि किस तरीके से जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो आगे आने वाले समय में ख़तरनाक हो सकता है। अभी अगर हम देश भर में केसेस की बात करें तो 40 केस सामने आए हैं, लेकिन ये खतरा और ज़्यादा न बढ़े, इसको लेकर हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि कोरोना की इस तीसरी लहर में अगर आती है, क्योंकि अभी अनुमान लगाए जा रहे हैं, अगर तीसरी लहर आती है तो आप सभी सुरक्षित रहें। इसके लिए ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के लिए कोविड ओपीडी में इतना ही। मेरे साथ नमस्कार।